गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारी सेकंड यूनिट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के वे से। कई बार 4 नंबर में, कई बार 8 नंबर में भी पूछा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो यूज है हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कैसे यूज करते हैं, कैसे ये क्या बताता है हमें, वो हमने सब हम डिस्कस करना है आज। और एक तो एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे कि अगर पर्टिकुलर एग्जांपल के बारे में पूछ लिया जाए कि इसके अंदर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के मोड्स का यूज करके ना जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, वो भी हम आज इस टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज टू ऑब्जर्व वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड अदर लो फ्रीक्वेंसी मोड इन ए सिस्टम। कि जो हमारे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की जाती है उससे न कि केवल हाई फ्रीक्वेंसी मोड का पता चलता है बल्कि हमें लो फ्रीक्वेंसी मोड का भी पता चलता है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो IR मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमने एटॉमिक फर्स्ट में की थी वो क्या है, इसकी संपूरक है। कि अगर रमन अगर जहाँ पे अगर मॉलिक्यूल कोई रमन एक्टिव आ जाता है तो वो IR एक्टिव आएगा ही आएगा। बट अगर कोई जैसे ये हो जाता है कि हमारे पास IR एक्टिव है तो रमन एक्टिव भी आएगा। पर ये मतलब मैंने उल्टा बोल दिया था कि रमन एक्टिव है तो ज़रूरी नहीं वो IR एक्टिव हो, बट IR एक्टिव है तो रमन एक्टिव होगा ही होगा। इफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशनल देन मॉलिक्यूल इज सेड टू बी रमन एक्टिव। अगर हम जब रमन की बात की थी, हमने क्लासिकल थ्योरी में किया था, हमने पोलराइजेबिलिटी के बेस पे बताया था कि हमारे इसलिए हमें होमोन्यूक्लियर के लिए रमन स्पेक्ट्रा मिल रहा है। तो पोलराइजेबिलिटी अगर चेंज होती है मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन के ड्यूरिंग तो हम क्या कहते हैं उसको रमन एक्टिव। क्योंकि वहाँ क्या हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी के बेस पे हम क्या इंड्यूस डाइपोल मोमेंट हम आ जाएगी हमारे पास और हमारा मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, रमन एक्टिव आ जाएगी और हमें रमन स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। अदरवाइज क्या, अगर पोलराइजेबिलिटी चेंज नहीं हो रही तो हम उसको क्या कह देंगे, रमन इनएक्टिव। फिर देयर आर 6 वाइब्रेशनल मोड विच आर एज, मतलब हमारे पास क्या है, अगर मोड की बात करें कि किस टाइप से वाइब्रेशन हो सकती है, तो 6 मोड होते हैं हमारे पास। एक एंटीसिमेट्रिक स्ट्रेच होता है, एक सिमेट्रिक होता है, एक सीजरिंग होता है, एक ट्विस्टिंग होता है, एक वैगिंग होता है, एक रॉकिंग होता है। सिमेट्रिक क्या होता है कि जैसे आप ये है कि ये दो मॉलिक्यूल है तो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहे हैं तो ये होता है सिमेट्रिक। बट एक इधर कर रहा है और एक इधर कर रहा है तो ये होता है एंटीसिमेट्रिक। सीजरिंग, जैसे सीजर चलती है ना, एक बार पास आ गए एक बार दूर चले गए, तो ऐसे होता है सीजरिंग। ट्विस्टिंग वैगिंग होता है जैसे मतलब आगे पीछे ऐसे। ट्विस्टिंग होता है पूरा घूमना, ऐसे 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 हिलते रहना, जैसे मॉलिक्यूल्स क्या है आपस एक की बारी साइड जा रहे एक बारी साइड जा रहे, तो वो होता है हमारा ट्विस्टिंग। रॉकिंग होता है कि एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, वो होता है हमारा रॉकिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन। The Raman spectra can be given for the molecule having no परमानेंट डाइपोल मोमेंट। कि अगर हमें है ना उनके लिए भी, मतलब जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती उसके लिए भी देखने को मिलता है हमें, है ना। बट IR एक्टिव ओनली ऑब्जर्व्ड फॉर दैट मॉलिक्यूल दोज हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। बट IR हमें स्पेक्ट्रा तभी देखने को मिलता है कि जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो। इसी रीजन के कारण ये था, इसी पे बेस था कि हमें होमोन्यूक्लियर के लिए IR स्पेक्ट्रा देखने को नहीं मिल रहा था। बट जो रमन है उसमें हम पोलराइजेबिलिटी का केस लेके वो हमें मिल जाता है क्योंकि इंड्यूस डाइपोल मोमेंट वहाँ हमारे को मिल जाती है। वे विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। हम 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन को डिस्कस करते हुए। फर्स्ट है हमारे लीनियर मॉलिक्यूल विद सेंटर ऑफ सिमेट्री लाइक CO2। के भाई ऐसे मॉलिक्यूल जो लीनियर हो, जिसमें लीनियर बॉन्ड हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, जिसमें मतलब एक सेंटर ऑफ मास की तरह एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करें। जैसे हम CO2 का ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, CO2 का कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये सेंटर ऑफ हमारा क्या होता है मास, और ये क्या होते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर हम एक्सिस ड्रॉ करें, सेंटर ऑफ मास से ड्रॉ करें तो इधर भी वही मॉलिक्यूल और इधर भी सेम वही मॉलिक्यूल है। तो बेंडिंग मॉलिक्यूल लाइक H2 क्या है हमारे पास, बेंडिंग मॉलिक्यूल है। लीनियर मॉलिक्यूल विद एब्सेंट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, लीनियर तो है, ये लीनियर बॉन्ड है बट क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। अगर हम एक्सिस ड्रॉ करते तो इधर N है इधर S है तो क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इधर। इफ डाइपोल, ये 3 टाइप के मॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे। इफ डाइपोल मोमेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशन
वाइब्रेशन मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल देन इट इज सेड टू बी IR एक्टिव। मतलब अगर डज नॉट चेंज, अगर चेंज नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट चेंज ही नहीं हो रही तो हम क्या कहते हैं कि इनएक्टिव कहते हैं उसको। अगर जो IR इनएक्टिव क्या होते हैं, अगर वाइब्रेशन के ड्यूरिंग हमारे पास डायपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रही तो उसको बोलते हैं हमारे पास IR इनएक्टिव, और चेंज होती है तो हम बोलते हैं IR एक्टिव। तभी हमें IR एक्टिव होने के बाद ही हमें IR स्पेक्ट्रा मिलता है। फॉर ए लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वो मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं हमारे पास 3n-5, वेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं n। तो जैसे हमने बात किया CO2 में हम क्या कर दे, लीनियर है, n लीनियर टाइप का मॉलिक्यूल है तो n की वैल्यू रखेंगे 3 × 3 9 5 4 मोड ऑफ वाइब्रेशन मिलेंगे हमें। फॉर नॉन लीनियर के केस के लिए हम क्या करते हैं 3n-6 मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं हमारे पास। अगर ट्राइएटॉमिक की लीनियर का केस है, मैंने जैसे आपको बताया CO2 का ले रखा है, तो CO2 के पास अगर हम 3 वैल्यू रखते हैं n की तो हमारे पास आते हैं 4 मोड ऑफ वाइब्रेशन। बट CO2 में क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है तो हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक स्ट्रेच भी होता है। ये इतनी फ्रीक्वेंसी पे हमारे क्या होता है, सिमेट्रिक स्ट्रेच होता है, और एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेच भी होता है इतनी फ्रीक्वेंसी पे, और डीजेनरेसिव बैंड भी होते हैं, मतलब डीजेनरेट हो सकते हैं बॉन्ड, तो वो होते हैं हमारे पास 670 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी पे। बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ मास सिमेट्री स्ट्रेच इज रमन एक्टिव और IR एक्टिव। अगर सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट है, अगर हम देख लेते हैं लीनियर, हमने मॉलिक्यूल देख लिया और जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रेजेंट हम देख लेते हैं, और सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब वो अगर रोटेशन करवाएं तो भी सेम मॉलिक्यूल आते हैं, मतलब इस साइड भी सेम मॉलिक्यूल है, इस साइड भी सेम मॉलिक्यूल है, तो हम उसको देखते ही बता सकते हैं वो रमन एक्टिव है। अगर रमन एक्टिव है और ये भी बता सकते हैं कि इसमें अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो रमन एक्टिव भी है और IR एक्टिव भी होगा ही होगा। एग्जाम्पल 2 लेते हैं हम वाटर का। वाटर क्या है, नॉन लीनियर है, बाइंडिंग मॉलिक्यूल है, इसके पास नंबर ऑफ मोड्स कितने होंगे, वाइब्रेशनल मोड। इधर हम क्या रख देंगे 3 × 3 - 6 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे, जो कि होगा एक सिमेट्रिक स्ट्रेच होगा, ये इतनी फ्रीक्वेंसी पे होगा 3660 सेंटीमीटर इनवर्स पे, एंटी सिमेट्रिक 3760 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और HOH बॉन्ड बेंडिंग होगा हमारे पास 1590 सेंटीमीटर इनवर्स पे। जैसे कि हमने देखा H2O होता क्या है, ऐसे होता है हमारे पास H यहाँ होता है एक, जैसे ये होता है बीच में होता है हमारे पास O, और इधर होता है H और इधर भी होता है H, तो ये हमारे पास ऐसे होता है बेंडिंग टाइप का होता है। तो इसके अंदर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो ये क्या होता है कि इसमें बीच में कुछ एंगल होता है ना, तो इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो इसलिए डायपोल मोमेंट क्या होती है, एज वेल एज अल्फा चेंज होती है ड्यूरिंग द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो दोनों ही, अगर दोनों ही चेंज हो रही हैं तो हम क्या बोल देंगे उसको, अगर अल्फ़ा भी चेंज हो रही है वाइब्रेशन के ड्यूरिंग, और हमारे पास जो है डायपोल मोमेंट भी चेंज हो रही है, तो क्या होगा, दोनों ही होंगे, IR एक्टिव भी होगा और रमन एक्टिव भी होगा। अगर हम बात करते हैं नॉन लीनियर बट एब्सेंट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, जैसे NNS ले लिया हमने, N2S नाइट्रस सल्फाइड, तो इसमें क्या होता है कि देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, क्योंकि अगर हम बीच में से करें तो ये सेंटर ऑफ मास करें तो इधर N है इधर S है, दोनों सेम है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट है बट लीनियर टाइप का है। इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल द वाइब्रेशन मोड आइदर भी रमन एक्टिव और रमन इनएक्टिव। मतलब क्या हो सकता है, मे बी वो डिपेंड करेगा कि हमारी अल्फा चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही, मे बी हो सकता है रमन एक्टिव भी हो जाए, जो नॉन लीनियर तो हो बट सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट ना हो, तो वो उस पर उसकी प्रोबेबिलिटी है, मे भी हो सकता है रमन एक्टिव भी हो और ना भी हो। तो उसकी कंडीशन के लिए हमें चेक करना होता है हमारे पास, अगर म्यू इज़ द डायपोल मोमेंट, अगर वो हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज नहीं होती तो IR इनएक्टिव होता है। अगर चेंज होती है मतलब फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो बोलते हैं हम IR एक्टिव। अगर आपको ये तो पता ही होगा कांस्टेंट का 0 होता है, तो IR इनएक्टिव मतलब क्या, चेंज नहीं हो रही है हमारी डायपोल मोमेंट वाइब्रेशनल मोशन के साथ, बट अगर चेंज होती है तो IR एक्टिव आएगा। म्यू द डायपोल मोमेंट एंड थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है तो हम क्या बोलते हैं, रमन एक्टिव। तो पोलराइजेबिलिटी का अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव करें विद डिस्प्लेसमेंट, मतलब
कांस्टेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल इज सेड टू बी रमन इनएक्टिव, बट व्हेन नॉट इक्वल टू जीरो फर्स्ट डेरिवेटिव देन मॉलिक्यूल इज सेड टू बी रमन एक्टिव। ये हमारा रमन एक्टिव हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ हमारी पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है तो। इन दिस वे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी विद IR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेल अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल वेदर इट इज़ लीनियर और बाइंडिंग टाइप। तो अब देखो हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में तो बता ही रही थी हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे ये भी बता रही है, अगर हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी हम बता दें कि IR एक्टिव है या इनएक्टिव है, इससे हमें ये भी अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर है या बाइंडिंग टाइप का है या नॉन लीनियर है विद एब्सेंट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हमें इससे ये किससे पता चल जाता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चल जाता है। क्योंकि अगर हम ये भी देख लेते हैं, इनका भी पर्टिकुलर ये होता है कि अगर रमन एक्टिव होगा तो किस फ्रीक्वेंसी के नियर बाई क्या होगा, ये मतलब पर्टिकुलर वाइब्रेशन मोड मिलेगा। तो ये भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अगर मोड मिलते हैं हमें, जैसे अगर हम IR एक्टिव की बात करें तो अलग फ्रीक्वेंसी पे हमें स्ट्रेचिंग मोड मिलता है या अनस्ट्रेचिंग मोड मिलता है, और रमन में अलग मिलता है। अगर वो IR एक्टिव है तो वो रमन एक्टिव होगा ही होगा, बट अगर रमन एक्टिव है इसका मतलब क्या, उसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट ना होकर इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है, तो वो ज़रूरी नहीं कि आपका IR एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसीलिए हम कहते हैं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।